हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा मैथ पेडागोजी की चौथी क्लास है, तो आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और ये मैथ पेडागोजी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा वीडियो और पढ़िएगा एक एक मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से एलिमिनेट करते हैं और किस तरह से सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन को, वो हम आज देखेंगे, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द असेसमेंट ऑफ विच चिल्ड्रन लर्न इन अ मैथमेटिक्स इन अ प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। जब हम बच्चों का आकलन करते हैं प्राइमरी लेवल पर, है ना, तो प्राइमरी लेवल पर आकलन करेंगे तो हम जब असेसमेंट करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, उसमें हम किस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी किस चीज़ पे हमें फोकस नहीं करना है आकलन करते समय। प्राइमरी लेवल पर हम जब बच्चों का आकलन करते हैं कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, कहाँ सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उस सब चीज़ों को फोकस करने में कौन सा चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है। हम प्राइमरी लेवल हो या सेकेंडरी लेवल हो, हम बच्चे का आकलन किस बेसिस पे करते हैं कि बच्चे के मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं क्या नहीं, तो ये तो सही है। हमें क्या देखना है, नॉट फोकस, हम जिस पर फोकस नहीं करते हैं या जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, बिल्कुल सही। बच्चों का मैथमेटिकल लैंग्वेज डेवलप हुआ है कि नहीं, है ना। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, यानी हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बच्चे ने आंसर सही दिया या नहीं। आपको देखो, आप आंसर सही और गलत पर सिर्फ नहीं जाना, आपको प्रोसेस देखना, बच्चे ने कितना हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह से उसने पूरे प्रोसेस के साथ मैथ को सॉल्व किया, वो सब चीज़ों को देखना है। सिर्फ आपको आंसर सही देना ही नहीं होता है, और यही नहीं होता कि हर क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो लेकिन आंसर गलत भी हो रहा है, तो इस पर हमको फोकस नहीं करना और यही गलत होगा। और यही गलत है, इसीलिए यही सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट फोकस पूछा था। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल, देखिए मैथमेटिक्स में रीजनिंग स्किल का डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर थिंकिंग स्किल डेवलप होगी, तभी तो हम अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। What sequence of the following instruction should be followed in a development of mathematics concept in elementary classes? यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, है ना, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने में। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ड्राइंग पिक्चर यूजिंग सिंबल रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। तो सबसे पहले होगा प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर किस में है, 3, 2 और 4 में। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा गलत हो गया। उसके बाद होगा एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 किस में है, आपका ओनली 2 में है ना, इसमें नहीं है। तो आपका आंसर यही होना चाहिए। तो क्या होगा, पहले होगा प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, फिर एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, उसके बाद क्या करेंगे हम, ड्राइंग पिक्चर, और लास्ट में हम सिंबल का यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने के रास्ते में। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह से एलिमिनेट किया ना मैंने और सेलेक्ट किया राइट आंसर को। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ चाइल्ड सब्ट्रैक्ट 2 नंबर एज सोन बिलो। एक बच्चा है जिसने 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। कैसे किया, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो इसने एक कैरी लिया, कैरी लेने के बाद 13 हो गया, 13 में से 7 गया तो कितना बचा, ये 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 में 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, है ना, 5 नहीं, हाँ 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या किया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स द आइडिया अबाउट द चिल्ड्रंस लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पे बच्चे ने इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों इस तरह का सब्ट्रैक्शन उसने किया।
पहला ऑप्शन है द चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शन अबाउट द प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है, वहाँ पे बच्चे को प्लेस वैल्यू के बारे में मिसकंसेप्शन है, उसको अच्छे से पता नहीं है प्लेस वैल्यू के बारे में, और वो यहाँ पे गलतियाँ कर रहा है। चाइल्ड डज नॉट नो अबाउट हाउ टू सेट, देखो सब्ट्रैक्शन तो आता है, 8 में से इसने 2 को माइनस किया तो यहाँ पे 6 है, तो ये कहना गलत है, ठीक है। द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन इन 2 डिजिट। देखिए 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन तो उसको नहीं आ रहा है, यहाँ पे गलत कर रहा है वो। इट इज़ अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाई बाय द रिपीटिंग प्रैक्टिस। ये एक मिस्टेक है और बार बार प्रैक्टिस से ये सही किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि उस चाइल्ड को मिसकंसेप्शन है अबाउट प्लेस वैल्यू, यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप बाय द साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। यानी लर्निंग एंड असेसमेंट की एक साइकिल है, उसको आपको अरेंज करना है ना। कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ की हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो पहला ही यहाँ पर दिया है क्या, आपको प्लानिंग दी ही ना, तो उसको पढ़ लो एक बार कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे कि किस तरह से हमको टीचिंग लर्निंग करनी है और उसका असेसमेंट करना, आकलन करना है। तो सबसे पहले तो दूसरा होगा। तब आप सब अब इसमें यहाँ पे चेक करो कि सेकेंड ऑप्शन सबसे पहले किस में है। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन नंबर 2 में भी सेकेंड नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी सेकेंड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, या तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, या तो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, या तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग के बाद आप क्या करोगे, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट। आप टीचिंग लर्निंग को जोड़ोगे असेसमेंट के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 किस में है, इसमें है। ऑप्शन नंबर ए में है या 2 में। स्टेटमेंट नंबर 1 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है या 4 में है, तो इसमें है। तो यही आपका सही आंसर होना चाहिए। एक बार हम इसको अरेंज करके देखते हैं कि क्या ये फिट बैठता है कि नहीं। एक बार पढ़ के देख लेना जरूर। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ठीक है। टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद डेवलप करेंगे प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग प्रोग्रेस। ये सबसे लास्ट में होता है। फीडबैक हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे। Why are Roman numeral not commonly used in writing number like the Hindu Arabic numeral? यानी रोमन न्यूमरल को हम ज़्यादातर यानी कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, यानी जनरली यूज़ नहीं करते हैं राइटिंग नंबर लाइक हिंदू अरेबिक नंबर में। क्यों रोमन नंबर को हम यूज़ जनरली नहीं करते हैं, उसका रीज़न पूछा है। Roman numeral do not employ place value, so the calculation are difficult to perform using these numeral। बिल्कुल सही है। रोमन न्यूमरल में हम प्लेस वैल्यू का यूज़ नहीं करते, जिसके कारण डिफ़िकल्टी होती है किसी भी नंबर को यूज़ करने में, है ना। तो यही आपका ऑप्शन सही है। रोमन न्यूमरल आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, ये बात कहना गलत है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क, चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज विद द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड रोमन न्यूमरल, ये गलत है, ठीक है। रोमन क्या होता है, जैसे ऐसे हम लिखते हैं ना 5 1, है ना। अब क्लास को डिनोट करने के लिए आप स्कूल में जाओगे तो इसी तरह लिखा रहता है, क्लास 1, क्लास 2, 2A 2B, इस तरह से लिखा रहता है ना। तो ये है रोमन न्यूमरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। A teacher encouraged the child in her class to explain the physical property of object around them in their own word. What is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her student? यानी क्या कर रही है टीचर, क्या कर रही है, बच्चों को इनकरेज कर रही है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। किस लिए कर रही है, एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड देम, यानी आप बच्चों के आसपास जो भी फिजिकल चीज़ें रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखी है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को, है ना। जैसे क्लासरूम में क्या रखा रहता है, बेंच रखा रहता है, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, है ना, स्मार्ट बोर्ड, सब रहते हैं क्लासरूम में। तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, एक्सप्लेन
टीचर इनकरेज द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी बच्चों को इनकरेज कर रही है कि आपकी क्लास में जो भी फिजिकल चीज़ें रखी, जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें बताओ कि कौन सी चीज़ें स्क्वायर है, कौन सी चीज़ें रेक्टेंगल आपको दिख रही है, कौन सी चीज़ें सर्कल दिख रही है ना। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए बच्चों को वो क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। विच आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर टू डू। अब टीचर जो ये एक्टिविटी क्लास में करा रही है उसके पीछे टीचर का रीजन क्या है, क्यों वो कराना चाह रही है इस एक्टिविटी को बच्चों को थ्रू। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म इन अ फ्री टाइम फॉर रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप, यानी शेप के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है। और यहाँ पर क्या दे दिया, फ्री टाइम, यहीं पर यहाँ पे नेगेटिव वर्ड की फ्री टाइम में बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका माना जाएगा। चिल्ड्रन एंजॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे एंजॉय प्लेइंग डम सराड। वो क्या कर रही है, जैसे वो डम सराड एक गेम होता है उसके तरह वो कनेक्ट करके बच्चे बहुत उसको एंजॉय करेंगे। उसके बाद देखिए बेस्ट ऑप्शन देखिएगा, है ना, ये नहीं कि ये सही लग रहा है तो इसको आप करेक्ट कर दो। इट मेक द चिल्ड्रन एब्जॉर्व द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेफ। बिल्कुल सही है। देखिए इनफॉर्मल तरीके से, कोई फॉर्मल तरीका क्या होता है, बुक्स से पढ़ाना। यहाँ पे क्या कर रही है टीचर, इनफॉर्मल तरीके से बच्चों से बातचीत के थ्रू बच्चों को बोल रही है कि अच्छा बताओ ये कौन सी शेप है, अच्छा बताओ ब्लैक बोर्ड कौन सी शेप है, अच्छा ये बताओ आपकी जो विंडो है उसका शेप क्या है। तो इनफॉर्मल तरीके से वो शेप को बताना चाह रही है जिससे बच्चों का जो शेप के रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग हो ना वो गहरी हो जाए, डीप इन अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इट इज़ यूजफुल एक्टिविटी विच इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू शेप। यूजफुल तो है लेकिन आपको यहाँ पे क्या था, बेस्ट पॉसिबल आंसर आया यहाँ पे। देखिए लगभग आंसर आपको सही सारे लगेंगे लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सबसे सटीक, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जहाँ पे बच्चे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है ना, वो ऑप्शन आपका हमेशा सही माना जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय द इलिटरेट शॉपकीपर। अब देखिए जो शॉपकीपर है ना, दुकानदार है, जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं अक्सर वो इलिटरेट होते हैं, कम पढ़े लिखे इंसान होते हैं, ठीक है। तो वो जो मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं पैसे लेने देने में, वो क्या है उसको आपको बताना। इट इज़ नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, बिल्कुल गलत है। आप देखोगे कि आजकल की जो मैथमेटिक्स की बुक्स डेवलप की जाती है, डिज़ाइन की जाती है, उसमें आप देखोगे ना कि इसी तरह के शॉपकीपर का एग्जाम्पल दिया रहता है ना, सेलर का एग्जाम्पल दिया रहता है, जिससे क्या कहते हैं बच्चे रियल लाइफ से जुड़ते हैं और बच्चों की थिंकिंग लगता है कि वो रियल में मार्केट में है और उस तरह का एक सिचुएशन बच्चों के सामने इमेजिनेशन क्रिएट होता है। तो ये यूजफुल तो है, यहाँ पे नॉट बोल रहा है तो ये तो गलत है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिक प्रॉब्लम। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हैज़ एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट। एम्बिग्यूटी यानी क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है, ये तो गलत है, ठीक है। अब क्या है, should be discussed by the teacher in a classroom as an alternative strategy in solving related problem। बिल्कुल सही है कि बच्चों टीचर को डिस्कस करना चाहिए क्लासरूम में, और ये अल्टरनेट वे है, अल्टरनेट स्ट्रैटेजी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर मान लो बच्चे फॉर्मूले के थ्रू नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो बच्चे को क्या करना है, बच्चे को इस तरह के वे से समझाना समझ में आना चाहिए ताकि बच्चे कभी भी इसका यूज़ कर सके, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को आप कभी भी मार्केट जाओ तो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके जाओ ताकि बच्चे वहाँ पे किस तरह से आप डील करते हो, किस तरह से पैसे का लेन देन करते हो, एक्सचेंज करते हो, वो उनको समझ में आएगा ताकि वो कभी जाए बाज़ार में तो इस प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेकर जाएँ और वो अच्छे से सब्जी या जो भी चीज़ें आपको मार्केट से खरीदनी है वो बच्चे खरीद पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे हम। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ए चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है एक ग्रुप होता है, ठीक है। क्लास में अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को एबिलिटी ग्रुपिंग भी हम इसको कह सकते हैं, ग्रुप बना देते हैं कि जिसमें कि हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या है, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ स्लो लर्नर होंगे, है ना,
कुछ वीक बच्चे होंगे, है ना, कोई मीडियम बच्चे होंगे, इस तरह का एक ऐसा नहीं कि आपको एक ही तरह के सारे गिफ्टेड बच्चे या सारे इंटेलिजेंट बच्चों की एक ग्रुप बना दी, पुअर बच्चों की एक ग्रुप बना दी, मीडियम बच्चों की जो एवरेज बच्चे हैं उनकी एक ग्रुप बना दी। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आपको एबिलिटी ग्रुपिंग करना है। एबिलिटी ग्रुपिंग में आपको मिक्स ग्रुपिंग करना है, यानी मिक्स ग्रुपिंग जिसको हम हेटेरोजेनियस ग्रुपिंग कहते हैं, जिसमें हर एबिलिटी वाले बच्चों की एक ग्रुप बनेगी। तो उसका हाउ शुड अ टीचर हैंडल, अब टीचर इस ग्रुप को हैंडल कैसे करेगी, है ना। हैंडल अ हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम, और ये अच्छा माना जाता है। देखिए हर बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना, तो इस ग्रुपिंग से यही बेनिफिट होता है। होमोजेनियस ग्रुप नहीं डेवलप करना है, क्या करना है, हेटेरोजेनियस ग्रुप। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन इन द सेम एबिलिटी ग्रुप एंड गिविंग देम द क्वेश्चनिंग अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अब ये तो सेम एबिलिटी ग्रुपिंग की बात ही नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, हेटेरोजेनियस के लिए। by grouping all children together in a same class, by grouping the children in a different ability so that they can learn from each other। बिल्कुल सही है, डिफरेंट एबिलिटी वाले को ही हम हेटेरोजेनियस ग्रुप कहते हैं, और इससे क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। by doing question according to the low ability children in a class, by giving complex question at a home assignment। इसकी बात होम असाइनमेंट के लिए टीचर नहीं होता, कर रही है ये सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लर्निंग आउटकम इन मैथमेटिक्स आर डेवलप, यानी लर्निंग मैथमेटिक्स का जो लर्निंग आउटकम है वो कैसे डेवलप होता है। सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप फॉर द कैलकुलेशन टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ वेरियस एजुकेशनल सर्वे, टू डिफाइन ए क्लास वाइज कॉम्पिटेंसी एंड स्किल टू अचीव बाय द चिल्ड्रन। यही आपका ऑप्शन सही होगा कि लर्निंग आउटकम मैथमेटिक्स में डेवलप होने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसी एंड स्किल। क्लास वाइज आपको कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है और स्किल टू अचीव बाय द चिल्ड्रन, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज का क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन अ क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। आपको ये जो हो रही है चीज़ें, ये हैपनिंग इन अ क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, यानी आपको कौन सी यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स में से एक्टिविटी लग रही है जो कि क्लासरूम में होती है। टीचर एक्सप्लेन हाउ टू डू सम, यानी टीचर एक्सप्लेन करिए कि किस तरह से हम सम करेंगे। चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइमिंग, अब टीचर राइमिंग की तरह यानी पोएम की तरह किसी भी काउंटिंग को याद करवा रही है, तो क्या ये एक्टिविटी है? ये भी एक्टिविटी नहीं है। सम कैसे करेंगे वो बता रही है, तो वो एक्सप्लेन करिए, ये भी एक्टिविटी नहीं है। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, बोर्ड से उतार रहे हैं अपने कॉपी में, तो ये भी नहीं है। चिल्ड्रन इंगेज इन एक्सप्लोरेशन, बच्चे एक्सप्लोरेशन में खोजबीन में लगे हुए हैं, और यही आपकी एक एक्टिविटी मानी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड एज ए प्री नंबर कॉन्सेप्ट। प्री नंबर कॉन्सेप्ट में जब बच्चों को क्या किया जा रहा है, काउंटिंग स्किल बच्चों में डेवलप करानी है, तो कौन सा जो है वो ज़रूरी नहीं है प्री नंबर कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। 1-to-1 कॉरस्पॉन्ड, बिल्कुल सही, 1-to-1 कॉरस्पॉन्ड होता है। सीरिएशन भी बच्चे समझते हैं, क्रिएटिंग ग्रुप भी होता है, लेकिन रिसाइटिंग नंबर नेम रैंडमली ये गलत माना जाएगा और नॉट रिक्वायर यहाँ पे पूछा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हमारा क्या बोलता है। ऑन आस्किंग अ चिल्ड्रन व्हाट इज एरिया, ही एंड शी आंसर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बच्चों से पूछा गया कि व्हाट एरिया क्या है, किसी बच्चे से पूछा गया, तो चाहे वो लड़का हो लड़की, किसी ने क्या आंसर दिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। What can you say about the children understanding about the concept of area? अब आप क्या इस पे बता सकते हो कि चिल्ड्रन की जो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है एरिया को लेके, बच्चे की जो समझ है एरिया को लेके, वो क्या बताती है। चिल्ड्रन हैज़ नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, ऐसा नहीं है कि बच्चे को कोई आइडिया नहीं है, बच्चे को तो आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे उसने रेक्टेंगल का एरिया बताया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। Child used to area of rectangle as a general idea of area of any closed surface। बिल्कुल सही, बच्चे ने सबसे पहले रेक्टेंगल ही पढ़ा होगा तो उसका एरिया उसको ज्ञात होगा, तो वो क्या किया ना कि रेक्टेंगल के एरिया को सारे शेप के एरिया से उसने
एक जनरलाइजेशन कर दिया, जनरल आइडिया क्रिएट कर दिया, और उससे लगा कि जैसे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ तो सारे शेप का एरिया ही लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, और यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया, एरिया तो सही बता, लेकिन इसने क्या बोला है, व्हाट इज एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का एक जनरल आइडिया आपको देना है कि एरिया का जनरल एक डिफिनेशन क्या होता है, तो ये कहना गलत है। चाइल्ड इज कंफ्यूज बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पैरामीटर, ऐसा नहीं है, उसने बिल्कुल, पैरामीटर क्या होता है, 2l+b होता है, अगर रेक्टेंगल का कहा जाए तो 2l+b होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग, मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही बताया गया है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है लर्न करने के लिए। जनरली गर्ल आर वीकर इन मैथमेटिक्स, ये तो क्या है, सोशल कॉन्सेप्ट है ना, स्टीरियोटाइप है, ये गलत है। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही है, और यही आपका ऑप्शन सही है कि मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए सबसे सही और सबसे सटीक आंसर क्या है, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हर कोई मैथमेटिक्स सीख सकता है, चाहे वो इलिटरेट पर्सन भी हो, लिटरेट भी हो, अलग अलग तरीके से वो सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय द रिगरस प्रैक्टिस, यानी कठोर प्रैक्टिस से आप मैथमेटिक्स सीख सकते हो, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, टू टीच द पैथागोरस थ्योरम को बताना है। ए टीचर हैज distributed a sheet on which 4 right angle triangle were drawn and asked the children to find the relationship between the side of the triangle, यानी पैथागोरस थ्योरम होता है ना, उसको क्या कर रही है टीचर, समझाने के लिए बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्या कर रही है, शीट कर रही है, जिसमें 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, और सबका रिलेशनशिप बताने के लिए, साइड के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए कह रही है। इन एवर सिचुएशन टीचर यूज, यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, देखिए टीचर क्या कर रही है, पहले किसी टीचिंग एड के थ्रू या किसी एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को समझा रही है, उसके बाद टीचर कहाँ जाएगी, फॉर्मूला या थ्योरम पर जाएगी। तो यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच है, जब आप एग्जाम्पल से रूल जाते हो, है ना, एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हो, पहले समझाना है और उसके बाद उसके रूल को समझाना है, तो वो होता है इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, या कौन सी बात सही नहीं बताई गई है। कॉन्सेप्ट मैप रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट एंड लिंक कनेक्टिंग देम, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट मैप में आपको इंटरकनेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दिखेगा और सब में एक दूसरे से लिंक दिखेगा। कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली, गलत बात है, और ये आपसे क्या पूछ रहा था, नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा। ओनली टीचर नहीं, टीचर स्टूडेंट कोई भी बना सकता है, ओनली टीचर का यहाँ पे कहना गलत है। कॉन्सेप्ट मैप आर हायरार्किकल इन नेचर, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट मैप हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ने का काम कॉन्सेप्ट मैप करता है, तो यहाँ पे गलत कौन था, कॉन्सेप्ट मैप क्या है, सिर्फ टीचर ही बना सकते हैं, ऐसा कहना गलत है। स्टूडेंट भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।